लक्ष्य आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम मूल अधिकार को समझेंगे और इसकी क्लासेस जो होंगी थोड़ी लंबी हो सकती हैं विस्तृत तरीके से, क्योंकि इसको हम बहुत ही विस्तृत और गहराई के साथ समझेंगे। ठीक है, मूल अधिकार को सिलेबस में हाईलाइट तो नहीं किया गया है। जीएस पेपर 2 का सिलेबस आप देखें तो पहले पॉइंट में लिखा गया है कि भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। और दूसरे पॉइंट पर है संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, जिसमें लिखा गया है संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, वित्त, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, ऐसे करके लिखा गया है। तो संविधान में मतलब कि संविधान ही हमें पढ़ना है, तो इसमें विशेषताएं लिखी गई हैं। तो विशेषताएं में ही मूल अधिकार भी है। तो मूल अधिकार को हम सबसे पहले लिए हैं। जैसे अगर हम जैसे हमें एक शरीर को समझना हो, जैसे ये शरीर है, तो इस शरीर को समझना हो तो सबसे पहले हम क्या समझ लें? पूरे शरीर को समझ लें या फिर शरीर के एक एक अंग को समझ लें, और एक एक अंग को समझकर उन अंगों को जोड़ दें तो ये शरीर बनकर तैयार हो जाए। अर्थात हम इसके पहले हाथ को समझ लें, ठीक है, इसके पहले हाथ को समझ लें, फिर पैर को, मस्तिष्क, इसके अंदर जो हृदय है, दिल है जो धड़कता है, उसको भी समझ लें। और सारे अंगों को समझने के बाद हम इस सारे अंगों को जोड़ दें तो एक हमें बॉडी मिल जाएगी। उसी प्रकार हम संविधान के जो अंग हैं अर्थात जो भाग हैं उनका एक एक करके समझेंगे और सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा संविधान रेडी हो जाएगा और हम कहेंगे फिर कि हमने संविधान पढ़ लिया है। ठीक है, तो मूल अधिकार क्या है? संविधान का क्या है? आत्मा है या हृदय है? क्या है ये? तो आप देखेंगे कि जो संविधान की आत्मा है, दर्शन है, हृदय है, वो 3-4 चीज़ों को, मतलब 2-3 चीज़ों को माना जाता है। एक तो प्रियम्बल है, जो डीपीएसपी है, और जो हमारा मूल अधिकार है, इनको संविधान का दर्शन माना जाता है। अर्थात इन्हीं आदर्शों को प्राप्त करना है जो इसमें लिखे गए हैं। तो इसमें क्या लिखे गए हैं उसको हम समझते हैं सबसे पहले। ओके, तो अब हम सबसे पहले 2 शब्द दिख रहे हैं हमें, मूल अधिकार। तो मूल का मतलब क्या है और अधिकार का मतलब क्या है, इसको हमें सबसे पहले समझना चाहिए। फंडामेंटल क्या है और राइट्स क्या हैं, इनको सबसे पहले हम समझें। तो मूल क्या है, एक एग्जाम्पल हम दें आपको, फिर आप समझ पाएंगे। सॉरी, अरे ये कोई घर है, ठीक है, ये घर हो गया और इसकी ये छत है, इसकी ये छत है। ओके, ये छत इसकी किसके बेस पर खड़ी हुआ है? तो आप पाएंगे कि ये छत जो है, ये पिलर जो इसमें है, जो इसमें ये पिलर लगे हुए हैं, इसके बेस पर ये खड़ा हुआ है। तो ये पिलर क्या है? ये मूल है। और ये पिलर किसके बेस पर खड़े हुए हैं? ये जो नीचे इसके सबसे ज़मीनी स्तर की जो बुनियादी ढांचा है इसका, जो सबसे बुनियाद है इसका, जिसे हम बुनियाद कहते भी हैं कि मकान का बुनियाद भरना है, उसके बेस पर हमें मकान खड़ा करना है। तो ये जो बुनियाद है यही मूल है हमारे, इसी के बेस पर पूरा हमारा ये मकान खड़ा हुआ होता है। उसी प्रकार हमारे अधिकार में कुछ मूल अधिकार होते हैं जिसके बेस पर हमारे पूरे व्यक्तित्व का निर्माण खड़ा हुआ होता है, उसे हम मूल अधिकार कहते हैं। तो मूल क्या हुआ? किसी चीज़ का सबसे बेस, यानी कि जिसके बेस पर कुछ खड़ा हुआ हो, उसे हम मूल कहते हैं। और मूल किनके मेल से बने हैं? मूल बने हैं समानता से मिलकर,
स्वतंत्रता से मिलकर, न्याय से मिलकर। ये जो आदर्श हैं, ये वैल्यूज़ हैं कुछ भाई, ये समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये क्या है? ये मूल्य हैं। इन मूल्य से मिलकर मूल बना है, जिसे हम फंडामेंटल कहते हैं, यानी कि वैल्यूज से मिलकर फंडामेंटल बना है। और इसी फंडामेंटल को हमें दिया गया है अधिकार के रूप में, और इस अधिकार के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, ऐसी बात मूल अधिकार करता है। अधिकार क्या होता है? अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। अगर आपको अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना है तो आपको कुछ सुविधा चाहिए, कुछ स्वतंत्रता चाहिए। वो कौन देता है हमें? संविधान देता है। तो मूल अधिकार को आप समझ गए होंगे। ओके, अब हम संवैधानिक प्रावधान में देखें तो मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। ओके, भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, और भाग 3 में ये है। जब हम भाग 1 की बात करते हैं तो ये 1 से लेकर 4 तक इसमें अनुच्छेद है। नागरिकता वाला 5 से लेकर 11 तक है, और मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। नागरिकता के चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नज़र हम डाल लेंगे। जो ये संघ राज्य क्षेत्र वाला है, जब हम संघवाद को पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में लिखा गया है संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, तो उसमें समझ लेंगे बहुत अच्छे से। ओके, फिर उसके बाद डीपीएसपी है, फिर सरकार तो पढ़ना ही है, जो लिखा गया है कि जो संघ एवं राज्यों, मतलब कि जो संघ सरकार, राज्य सरकार है, उनको समझेंगे। ओके, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। आप इसे फैक्ट के बेस पर याद रखेंगे। ओके, क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम्स में ये पूछ लेता है। अधिकार, हम अधिकारों को 3 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक तो पैदाइशी है, दूसरा जो संविधान हमें देता है, तीसरा जो है वो है मानव अधिकार। पैदाइशी अधिकार को हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, नेचुरल राइट्स कहते हैं, नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, जो सभी व्यक्ति को उसे उसके पैदा होने पर ही प्राप्त हो जाते हैं। ये अधिकार कौन से अधिकार हैं? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस अधिकार की व्याख्या किसने की। इस अधिकार के जो जनक माने जाते हैं वो जॉन लॉक हैं, जो उदारवाद के भी जनक माने जाते हैं। हम जब ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस को लेकर आएंगे तो उसमें लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है, उसको पढ़ा जाएगा, और लिबरल स्टेट है, लिबरलिज्म ही सिलेबस में घूमता है, तो उसको समझेंगे। तो उदारवाद के जनक जॉन लॉक थे, उन्होंने प्राकृतिक अधिकार की बात की, और उसमें उन्होंने जीवन, यानी कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की बात की। अर्थात जीवन का मतलब हमें जीवन का अधिकार है, अर्थात हमें पानी पीने का अधिकार है, हमें भोजन करने का अधिकार है, हमें हवा लेने का अधिकार है, हमें क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब कैसे स्वतंत्रता? स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधनों का अभाव। कौन सी बंधन? सामाजिक रूढ़ियाँ, धर्म, चर्च, राजतंत्र, इन सब बंधनों के अभाव का जो अधिकार है वो हमें पैदाइशी मिला होता है, ऐसी बात जॉन लॉक कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात जॉन लॉक का जब समय था तो उस समय आप जानते हैं मध्ययुगीन समय था, उसके बाद मॉडर्न एज आता है, रेनेसा होता है, पुनर्जागरण आंदोलन, फिर धर्म सुधार आंदोलन होते हैं, प्रबोधन, एनलाइटमेंट होता है। उसके बाद जॉन लॉक अपनी फिलॉसफी देते हैं, क्योंकि उस समय जो चर्च का दबदबा था और निरंकुश जो मतलब कि सामाजिक रूढ़ियाँ थी, वो व्यक्ति के जो मतलब अधिकार है, उसके कौशल हैं, उसकी योग्यताएं उसको दाब देती थी, और उसके व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा थी। तो जॉन लॉक कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये अधिकार हमें प्राकृतिक है, और कोई भी चर्च, पोप, धर्म, रीति रिवाज, ये सब हमें नहीं बांध सकते, क्योंकि हमें ये पैदाइशी मिला हुआ है। ठीक है, ऐसी बात जॉन लॉक करते हैं।
संविधान जो हमें देता है वो उसे हम मूल अधिकार कहते हैं। और मूल अधिकार क्या है अभी हम समझे हैं, और मूल अधिकार संविधान के द्वारा क्यों दिया जाता है इसको अभी हम समझ लेंगे बाद में, ठीक है। तीसरा है मानव अधिकार। प्राकृतिक अधिकार का नया नाम ही मानव अधिकार है, जो मानव मात्र को प्राप्त होता है, सभी को प्राप्त होता है। ओके, कोई भी व्यक्ति हो सबको प्राप्त है। कुछ की पॉइंट्स है, इसे आप याद रखिएगा। की पॉइंट ये है कि सभी मूल अधिकार मानव अधिकार हैं। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, लेकिन बट सभी मानव अधिकार मूल अधिकार नहीं हैं। इसको आप याद रखिए, क्योंकि परीक्षाओं में डायरेक्ट कोटेशन स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लेगा भाई। कहेगा निम्न कथनों पर विचार करें और 4 स्टेटमेंट पूछेगा और कहेगा सबसे अच्छा कौन है या फिर सबसे सही कौन है। आप इसका आकलन करिए, फिर उसको चुनिए, चॉइस करिए। तो आप इसे याद रखिए, इस तरह क्वेश्चन आए तो आप उसे समझ जाएं। मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं, जबकि मानव अधिकार नैतिक होते हैं, संविधान द्वारा नहीं दिए जाते। ओके, मूल अधिकार के उल्लंघन पर उसके संरक्षण का प्रावधान है। आप न्यायालय में जा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं, आप उसको गारंटी ले सकते हैं उसकी। जबकि मानव अधिकार के नैतिक होने के कारण इसके संरक्षण का प्रावधान नहीं है। यह इनमें अंतर है, आप इसको समझिएगा। ओके, अब हम समझते हैं कि मूल अधिकार मूल क्यों है। तो इसका संवैधानिक उत्तर हम देखें तो पहला है क्योंकि यह राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, अर्थात नागरिक प्रथम है राज्य से। क्यों प्रथम है नागरिक राज्य से? क्योंकि राज्य को किसने बनाया है? नागरिकों ने बनाया है भाई। राज्य एक अमूर्त धारणा है। राज्य को संचालित करने वाली जो संस्था है उसे हम सरकार कहते हैं, जिसे हम मूर्त रूप में देखते हैं, और सरकार को हम बनाते हैं। इसलिए सरकार से प्राथमिक हम होते हैं, इसलिए ये अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध मिले हुए होते हैं। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि सरकार के विरुद्ध ही क्यों मिले हुए होते हैं, ये भी तो प्रश्न है। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि राज्य किसे कहते हैं। ठीक है, वैसे अगर राज्य की परिभाषा देखें तो राज्य वो है जिसमें एक भूभाग हो, जनसंख्या निवास करे। उस जनसंख्या को संचालित करने के लिए, जैसे एक भूभाग हो गया उसमें जनसंख्या निवास करती हो, उसमें सरकार हो जो उस जनसंख्या को संचालित करे, और सरकार के पास स्वयं की सॉवरेंटी हो, तो उसे हम राज्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन राज्य की परिभाषा जो संविधान में लिखी गई क्या है, अनुच्छेद 12 में लिखा गया है ये। ओके, अर्थात अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या लिखा है? राज्य में शामिल हैं, कौन कौन शामिल है? पहला है संघ सरकार। संघ सरकार के तीनों अंग, अर्थात ये सरकार हो गई संघ, इसके जो कार्यपालिका अंग है, विधायिका अंग है, न्यायपालिका अंग है, ये तीनों अंग शामिल हैं। अर्थात कार्यपालिका भी 2 प्रकार की होती है। एक तो अस्थायी कार्यपालिका होती है जिसे हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, दूसरा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, राजनैतिक कार्यपालिका होती है। राजनैतिक कार्यपालिका में वो लोग आते हैं जो मंत्रीगण होते हैं, उन्हें जनता चुनती है 5 साल के लिए। जबकि अस्थायी कार्यपालिका में जो परीक्षा पास करके जाते हैं, चयनित होते हैं, वो आते हैं। जैसे ब्यूरोक्रेट हो गए, IAS हो गया, जैसे आप लोग IAS बनेंगे, और IPS हो गए, IRS हो गए, कोई सचिवालय के सचिव हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। ओके, तो ये सब शामिल है। दूसरी बात जो है वो है विधायिका का। विधायिका में पार्लियामेंट है केंद्र में, तो पार्लियामेंट आती है। पार्लियामेंट के जो राज्यसभा लोकसभा है तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, तीसरा है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। ओके, सेना है, तो सेना में बाह्य और आंतरिक। बाह्य का मतलब जल सेना, थल सेना और जल थल वायु, 3 सेनाएं हो गई।
जल, थल और वायु सेनाएं हो गई। और आंतरिक में आपका है पुलिस फोर्स आते हैं आंतरिक में, जैसे बीएसएफ हुआ, आईटीबीपी हुआ, एसएसबी हुआ, सीआरपीएफ हुआ, एनएसजी हुआ, सीआईएसएफ हुआ, एसएसबी हुआ, असम राइफल्स हुए, रैपिड सेक्शन 4 आरएफ हुआ। तो ये सब क्या है? ये सब पुलिस फोर्स हैं, ये सब भी इसमें आते हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जैसे डीयू है, जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, कोई भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, सब इसी के अंतर्गत आएंगे। हॉस्पिटल है, जैसे एम्स हो गया, तो ये भी इसके अंतर्गत संघ सरकार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। दूसरा है राज्य सरकार। राज्य सरकार के तीनों अंग अर्थात जो तीनों अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। पुलिस प्रशासन, भाई पुलिस प्रशासन में डीजीपी हुआ, आईजी हुआ, डीआईजी हुआ, एसएसपी, एसपी, सीएचओ, एसओ। ठीक है। इस तरह के जो हायरार्की इनकी बनती है, ये सब आते हैं। और राजस्व में भाई कोई सचिवालय हुआ, सचिव हुआ, फिर कमिश्नर हुआ, डीएम हुए, फिर उसके नीचे एसडीएम हुआ, फिर तहसीलदार, कानून गो, लेखपाल, ये सब इसमें आते हैं। तो ये सब स्थानीय सरकार में शामिल हैं। और तीसरा है, सॉरी यहाँ राज्य सरकार है। तीसरा है स्थानीय सुशासन, इसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण है। तो शहरी में आप जानते हैं नगर पालिका है, म्यूनसिपालिटीज है, और ग्रामीण में पंचायतें हैं। ओके। तो इनका उल्लेख कहाँ है? तो संघ सरकार का भाग 5 में उल्लेख किया गया है, राज्य सरकार का 6 में, और स्थानीय का 9 में। ठीक है। ये सब शामिल है राज्य के अंतर्गत, अर्थात इन सब के विरुद्ध हमें मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है भाई। राज्य आपको नहीं दिखता, आप राज्य से जाकर हाथ नहीं मिला सकते कि राज्य साहब जा रहे हैं, भाई इनसे हाथ मिला लीजिए, इनसे मिल लीजिए, गले मिल लीजिए, ऐसा नहीं है। उस राज्य का मूर्त रूप ये सभी हैं, इनके विरुद्ध हमें अधिकार प्राप्त है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि शासन के तीनों स्तरों के अलावा, अर्थात जो सेंट्रल स्तर है, राज्य स्तर है, स्थानीय स्तर है, इसके अलावा उन संस्थाओं और प्राधिकारों को भी राज्य में शामिल किया जाता है जिन्हें राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त हो। किसी को फाइनेंशियल कुछ सहायता प्राप्त हो रही है तो वो भी राज्य के अंतर्गत आएगा, क्योंकि राज्य उसे दे रहा है। क्योंकि राज्य की जो संपत्ति है वो जनता की संपत्ति है। भाई जनता टैक्स पे करते हैं तब सरकार चलती है, और सरकार फिर जो अपना आदेश निर्देश देती है उसका पालन कराती है। तो वो जो वित्तीय सहायता किसी को देगी तो वो भी राज्य के अंतर्गत आएगा, उसके विरुद्ध भी हमें अधिकार प्राप्त है। और जिन संस्थाओं का संचालन राज्य के पदाधिकारियों के द्वारा होता है वो भी राज्य के अंतर्गत आएंगे। राज्य के अंतर्गत ये सब शामिल हैं, आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा पहला उत्तर हुआ कि मूल अधिकार मूल क्यों है, तो संवैधानिक उत्तर ये हुआ। दूसरा नैतिक उत्तर भी है। नैतिक उत्तर ये है कि ये क्योंकि ये क्या होते हैं, व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं, अर्थात उसका भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। भौतिक का मतलब उसका हेल्थ सही हो जाए, उसको रोजगार मिल जाए, उसको जो है मकान मिल जाए, जो भी भौतिक आवश्यकताएं होती हैं सब फुलफिल हो जाए। भाई किसी व्यक्ति को है और किसी व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा उसे रोटी, कपड़ा, मकान, तो सरकार उसे फिर देती है, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं, हम कल्याणकारी राज्य हैं, इसलिए हम देंगे। जब हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, एजुकेशन दिया जाएगा। किस लिए? बौद्धिक विकास के लिए। तो राज्य के द्वारा हमें एजुकेशन भी प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि उससे हमारा बौद्धिक विकास होता है, और बौद्धिक विकास होता है तो हम नैतिकवान होते हैं, हम समाज के वैल्यूज़ को समझते हैं, हम परिवार के वैल्यूज़ को समझते हैं, हम अपने देश के वैल्यूज़ को समझते हैं, हम अपने पूरे भारत के वैल्यूज़ को समझते हैं, और फिर हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, एक भारत की बात करते हैं, नैतिकवान होते हैं। और हम जब नैतिकवान होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी फुलफ़िल हो जाती हैं, तो हम आध्यात्मिक क्रियाकलाप भी करते हैं, हम स्पिरिचुअल कुछ एक्टिविटीज़ भी करते हैं, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा जैसे कामों में ध्यान खींचते हैं।
क्योंकि अगर भौतिक आवश्यकताएं हमारी पूरी नहीं है तो भगवान का पूजा करने से कोई मतलब नहीं होता। भाई आपका पेट खाली है और आप पूजा करेंगे तो क्या आपको पेट भर जाएगा? किसी ने कहा कि बिन भूखे पेट, कुछ ऐसे करके कोटेशन है कि भूखे पेट जो है भगवान का भी भक्ति नहीं होती, तो भूखे पेट कुछ नहीं होता। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। ओके, तो ये सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न आता है कि राज्य के ही विरुद्ध क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि राज्य तानाशाही का व्यवहार कर सकता है। भाई अगर राज्य के विरुद्ध प्राप्त है इसका मतलब वहाँ रूल ऑफ लॉ है, और जहाँ विधि का शासन होता है वहाँ एक व्यक्ति का शासन नहीं होता, फिर एक कानून का शासन होता है जिसके अंतर्गत ही सभी व्यक्ति आते हैं, कोई उससे ऊपर नहीं हो जाता। जबकि किसी व्यक्ति के शासन में व्यक्ति की इच्छा ही सर्वोच्च कानून है, वो जो आदेश निर्देश देगा सारे प्रजाजनों को मानना होगा, ऐसी बात होती है। इसलिए राज्य तानाशाही के व्यवहार न करे, इसलिए उसके विरुद्ध हमें ये अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि मूल अधिकार की अवहेलना राज्य के द्वारा निर्मित किसी भी विधि से संभव नहीं है। अर्थात जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, राज्य कोई ऐसा कानून बनाए जो इसे चोटिल करे या इसे खारिज करे, तो ऐसा नहीं है कि उसे अवहेलना कर सके। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त होता है जो राज्य के द्वारा निर्मित विधि से प्राथमिक होते हैं। राज्य के द्वारा निर्मित विधि से प्राथमिक क्यों होते हैं? जो राज्य मतलब कि नागरिक के अधिकार होते हैं, क्यों होते हैं? देखिए, क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं राज्य को कौन बनाता है? भाई राज्य का एक अमूर्त धारणा है, राज्य को चलाने वाली संस्था सरकार है। सरकार को बनाने वाले कौन हैं? हम हैं, जनता है। और जनता ऐसा थोड़ी करेगी कि आप किसी दूसरे को ऐसे अधिकार दे देगी कि उसके सारी स्वतंत्रता को ही वो खा जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने राज्य को बनाया है, इसलिए राज्य ने जो कानून बनाया है वो हमारे अधिकार से प्राथमिक नहीं हो सकते हैं, बल्कि हमारे अधिकार प्राथमिक होंगे, हम प्राथमिक होंगे। ऐसी बात जो है आर्टिकल 13 करता है। मूल अधिकार इसलिए मूल हैं क्योंकि संविधान निर्माण के पूर्व निर्मित विधियों अर्थात पूर्व संवैधानिक विधियों तथा मूल अधिकारों के बीच टकराव की स्थिति में पूर्व संवैधानिक विधियां ढक ली जाएंगी, आच्छादित हो जाएंगी, कोमा में चली जाएंगी। इसका मतलब क्या है? मतलब ये संविधान की एक लाइन होगी, इस टाइम पे संविधान बना है, इसमें संविधान के बाद की ये पहले की घटना है। मान लो कोई कानून ऐसा बना है जो संविधान के पीछे बना, जैसे आईपीसी हो गई, ये संविधान के पहले बना था। ठीक है, अब आईपीसी कुछ ऐसी धाराएं जो मूल अधिकार या फिर संविधान के द्वारा निर्मित विधियों को से टकराएं। भाई संविधान के द्वारा कुछ विधियां बनी हैं, कुछ आईपीसी की विधियां हैं, इन दोनों में अगर कुछ टकराव होता है तो वहाँ पर ये जो विधि है अर्थात ये जो पहले वाली विधि है इसका ह्रास हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी, इसको मान्यता दी जाएगी, इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। ठीक है, इस विधि को अर्थात संवैधानिक विधि को सुप्रीम माना जाएगा। ठीक है, ये बात करता है। अब मूल अधिकारों के प्रकार हम देख लेते हैं। पहला है समता का अधिकार जो 14 से 18 तक में वर्णित है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 तक में है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक में है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 से 30 में है। छठा है संपत्ति का अधिकार जो 31 में था जिसे खारिज कर दिया गया है। और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इम्पोर्टेंट है, अभी इसको समझेंगे। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट्स बना दिए गए। याद रखिएगा, लीगल राइट्स बना दिए गए हैं। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। ओके,
अब हम पहली जो अधिकार है समता का अधिकार, जिसे समानता का अधिकार कहते हैं, उसे समझ लेते हैं। तो इसका जो वर्णन है 14 से 18 तक अनुच्छेद में है। जो 14 अनुच्छेद 14 है वो उसमें लिखा है, अनुच्छेद 14 में लिखा है, क्या लिखा है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या है? इसमें दो बातें हैं, एक तो विधि के समक्ष समता और दूसरा कहता है विधि के समक्ष विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ समझते हैं एक एक का, ठीक है। विधि के समक्ष समता का अर्थ क्या है? विधि के समक्ष समता का अर्थ है कि विधि का शासन होगा, विधि का शासन होगा अर्थात रूल ऑफ लॉ होगा, किसी व्यक्ति का शासन नहीं होगा। और जहाँ विधि का शासन होता है वहाँ व्यक्ति के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है, उनके स्वतंत्रता को, अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। जबकि किसी व्यक्ति के अधिकार में ऐसा नहीं होता, वहाँ ड्यूटीज़ दी जाती हैं कि नागरिकों को बताया जाता है कि भाई आपको ये करना है बस, और कोई अधिकार नहीं है आपको। जबकि रूल ऑफ लॉ में क्या होता है, कई सारे अधिकार हमें मिले हुए होते हैं, ये डिफरेंट है, इसलिए रूल ऑफ लॉ होगा। और जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है वहाँ अधिकार मिलते हैं, और जब अधिकार मिलते हैं कि तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसी बात रूल ऑफ लॉ में है। ओके, दूसरा है सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होंगे। सभी व्यक्ति का मतलब राज्य का कोई भी व्यक्ति, भाई ये हुए आपके सलमान खान, ये आपके हुए कौन, कोई भी मान लीजिए वो अमिताभ बच्चन हो गए, और एक आम व्यक्ति हो जो ठेला चलाता है, ठेला मतलब चलाता है, वो रिक्शा चलाता है, ये हो गए। तो ये जो तीनों चारों हैं ये विधि के समक्ष समान होंगे। अर्थात अगर सलमान खान चाहे हत्या करे किसी की, चाहे जो आपके अमिताभ बच्चन साहब हैं, चाहे किसी कोई आम व्यक्ति है, इन सब के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। ऐसी बात ये करता है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, किसी को विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। भाई ऐसा नहीं है कि सलमान खान है तो इनको ये कहा जाए कि इनके पास पैसा है, इनका स्टेटस अच्छा है, इनके पास फैन फॉलोइंग है, एक एक्टर है, तो इनको ऐसा ना किया जाए कि भाई फ़ोन कर दे क्या दिक्कत है, इन्हें छोड़ दिया जाए। ऐसा राज्य नहीं कर सकता। या फिर ऐसा कहे कि भाई कोई कमज़ोर व्यक्ति है, क्योंकि ये कमज़ोर है इसलिए ऐसा कर दिया, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा, समान व्यवहार किया जाएगा। किसी व्यक्ति का पद प्रतिष्ठा कुछ भी क्यों ना हो, उसके साथ समान विधि लागू होगी। विधि की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति का समान महत्व होगा। अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया उससे आप समझ सकते हैं। विषमता का अभाव, विशेषाधिकारों का अभाव, समान मत व्यवहार, मतदान का अधिकार, विवाह की उम्र समान होगी, तो सबके समान होगी चाहे जो भी हो। हमने अभी जो एग्जाम्पल दिया उसके बेस पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सभी के साथ समानता का व्यवहार करने से विसंगतियां होती है, क्योंकि सभी की परिस्थितियां एक समान नहीं हैं। जैसे भौगोलिक, शारीरिक, लिंग, जाति, इसके आधार पर सब भिन्न भिन्न है, सब में विषमता है, पहले से ही असमान है। समझ रहे हैं आप? अभी इसको हम समझते हैं कैसे। जैसे एक पेड़ हो गया ये, ओके, और ये तीन व्यक्ति हैं यहाँ, एक बाबू साहब ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, ठीक है। अब कह दिया जाए कि भाई आपको आज़ादी है, स्वतंत्रता है, हम तीनों के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई आप जाइए आम तोड़ लीजिए, इसमें आम फरे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या ये तीनों समान रूप से उसे प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि ये पहला व्यक्ति क्या है, लंबा है दूसरे से। आप देख लीजिए, ये लंबा है, ये इससे छोटा है, और इससे छोटा ये वाला है। तो जो हम समानता की बात कर रहे हैं कि हम समानता स्थापित करेंगे, हम ऐसा राज्य बनाएंगे जो समानता पर आधारित होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो क्या फिर समानता इस दृष्टि से संभव है
क्योंकि ये लंबा है इसलिए पहले जाकर ज़्यादा फल तोड़ लेगा, ज़्यादा जल्दी जल्दी इकट्ठा कर लेगा और अपना हिस्ट पिस्ट हो जाएगा, अपने बॉडी बना लेगा, सब चीज़ कर लेगा, सारी एक्टिविटीज़ आराम से कर लेगा। ये छोटे हैं, तोड़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए ये कमज़ोर हो जाएंगे। तो हम जो समानता की बात कर रहे हैं वो तो असमानता में तब्दील हो जाएगा। तो समानता का क्या मतलब होगा? इसके लिए क्या किया जाए? भौगोलिक स्थिति, शारीरिक, लिंग, जाति, इन सब के आधार पर सब असमान हैं पहले से ही, क्योंकि सबकी परिस्थितियां समान नहीं हैं भाई। कोई अच्छा है, उसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, किसी के पास कुछ सुविधा ही नहीं है। कोई ऐसे स्थान से आता है, शहरी स्थान से, जहाँ लाइट रहती है, 24 घंटा पानी अच्छा आता है, वहाँ एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटी बड़ी अच्छी है। कोई ग्रामीण इलाके में रह रहा है तो वहाँ कुछ है ही नहीं। तो क्या सब इन दोनों का समान रूप से विकास हो पाएगा? ऐसा नहीं है भाई। कोई पुरुष है तो पुरुष में है तो उसको जो समाज, भारत का समाज पहले ही पैट्रियार्कियल है, पितृसत्तात्मक है, पुरुषों की प्रधानता है, और जो महिलाएं हैं उन्हें दाबा गया है, उन्हें निराश किया गया है, चार दीवारी में कैद किया गया है। तो क्या ये दोनों विकास कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। और कई सारी जातियां हैं जिनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया है, उन्हें दलित नाम से पुकारा जाता है और उनके साथ बहुत प्रताड़ना किया गया है। तो क्या वो भी विकास कर पाएंगे? इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए दूसरा शब्द आता है विधियों का समान संरक्षण। अब देखिए, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, इस पे फल लगे हुए हैं, ओके, ये पेड़ है, इस पर फल लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ये आदमी हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करें कि भाई जैसे ये 3 आदमी हो गए, ये पेड़ हो गया, समझिए आप इसको अच्छे से, ये बड़ा हुआ, ये छोटा, ये इससे छोटा, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा, ये तो ये, क्योंकि अगर हम ऐसे समान अधिकार दे दिए तो ये ज़्यादा तोड़ लेगा बड़ा वाला, ये दोनों ऐसे ही रह जाएंगे, नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इनकी हम जो छोटे हैं इनकी कुछ हम मदद कर दें, इनको हम एक टेबल दे दें, इन दोनों को हम टेबल दे दें और कह दें कि टेबल लगाकर आप तोड़ लीजिए, ये तो पहले से ही लंबा है तो इसको देने की आवश्यकता है। तो इस केस में इस बड़े वाले व्यक्ति के साथ भेदभाव हुआ कि नहीं? इसके साथ भेदभाव हुआ, क्योंकि हम इन दोनों को टेबल दे रहे हैं, इसे दे ही नहीं रहे हैं यार, तो भेदभाव नहीं हुआ। तो इसमें लिखा गया है कि भाई हम भेदभाव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमें समानता स्थापित करनी है, हमें एक इक्वल सोसाइटी बनानी है, एक समानतापूर्ण जो है समाज बनाना है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसी बात विधियों का समान संरक्षण करता है, कहता है कि संरक्षणात्मक भेदभाव करूँगा मैं, या उल्टा भेदभाव किया जाएगा, अर्थात कमज़ोर वर्गों का राज्य के द्वारा संरक्षण किया जाएगा। जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके द्वारा उनको हम संरक्षण देंगे भाई। जो कमज़ोर वर्ग, उसके लिए हम कई सारी योजनाएं बना देंगे, उनके विकास की कई सारी योजनाएं बनाएंगे, उनके व्यक्तित्व का विकास हो। ग्रामीण इलाके में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, या फिर रोड नहीं है, वहाँ एजुकेशन नहीं, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, जो गरीब हैं, जो गरीब बूढ़े हो चुके हैं, उनके पेंशन की व्यवस्था, ये सब सरकार कर देती है। तो ये क्या है? ये समान संरक्षण करता है, संरक्षात्मक भेदभाव करता है। तो इसमें जो समृद्ध पर्सन है उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि आपके पास है यार, आपके पास है, तो जो जिसके पास नहीं उसको दिया जा रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि कई सारे लोग तो इसी का तर्क देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, सबको समान रूप से अधिकार है, तो किसी को विशेष सुविधा क्यों दी जा रही है? ये तो फिर भेदभाव हुआ। ऐसा नहीं है, भेदभाव हम कर रहे हैं क्योंकि हमें समानता स्थापित करनी है। आप तो पहले से ही आगे हैं और जो पीछे हैं उसको हम आपके समक्ष लाएं, फिर हम रेस में छोड़ें, फिर देखें कौन विकास कर पाता है। भाई आपके जैसे उनकी भी परिस्थिति हो तो हम सबको समान रूप से दे दें अधिकार। जब परिस्थिति अलग अलग है तो हमें अलग अलग अधिकार देना होगा, अलग अलग कानून बनाना होगा, क्योंकि हमें समानता स्थापित करनी है। ऐसी बात विधियों का समान संरक्षण करता है। ओके, इसमें समान व्यवहार नहीं होगा, अभी तो भेदभाव किया जाएगा, जो हमने अभी पहले बताया। समानों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, अर्थात जो भाई पहले से ही लंबे व्यक्ति हैं, जो समृद्ध हैं हर एक क्षेत्र में, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा, अर्थात
एक एक समृद्ध प्राणी है, एक नहीं है, तो असमान है दोनों, तो असमान व्यवहार करेंगे, अर्थात इनको हम विशेष सुविधा देंगे तो ये असमान व्यवहार होगा। परिस्थितियों के अनुसार अलग या पृथक विधियों का निर्माण, भौगोलिक, भाई कोई ग्रामीण इलाका हुआ तो हम विशेष विधि बनाएंगे। व्यवसायिक सामाजिक वंचना, कोई बहुत ही पिछड़ा है तो हमें रिजर्वेशन भी दे देंगे। अभी रिजर्वेशन का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें हम इस अच्छे से बहुत ही विस्तृत तरीके से इसे समझेंगे, ठीक है। विधि के समक्ष समानता का अपवाद है, तो इसे समझते हैं, ठीक है। यानी कि विधि के समक्ष समानता का अपवाद है राष्ट्रपति और राज्यपाल का, तो इसे हम समझते हैं, ओके।